ओके जी, वेलकम क्लास। आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लास्ट हमारा लेक्चर था थ्योरेटिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फिनांस। आज जो है हम कौन सा अपना चैप्टर करने जा रहे हैं, एम्पिरिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फिनांस। हमारे चैप्टर नंबर 3 है। ये लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पर ही स्टॉप किया था, चैप्टर नंबर 3। तो जो चैप्टर का टाइटल है वो आपके पास क्या है, एम्पिरिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। एम्पिरिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है जी, इस पे आज हमने डिस्कस करनी है और मे बी हम ये आपका चैप्टर वाइंड अप कर दें जैसे ही हमारे मेन के हम मूव करेंगे अपने चैप्टर में। एज सुन एज पॉसिबल हम अपने चैप्टर एंड कर देंगे, क्योंकि ये छोटा सा एक चैप्टर है जो आपके इकोनोमेट्रिक्स पर बेस कर रहा है। इसमें मैंने आपके साथ डेरिवेशन शेयर करनी है जो आपकी रेग्रेशन लाइन की होगी, और उसके बाद हमने जस्ट थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है कि आपकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो हम इसमें देखते हैं कि आपके पास जो एम्पिरिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। पब्लिक फाइनेंस जो एम्पिरिकल टूल्स, अब थ्योरेटिकल में आपने क्या देखा था, थ्योरेटिकल टूल्स में आपने मीन के मुख्तलिफ थ्योरीज रिप्रेजेंट मैंने आपके साथ की थी। उसमें आपके पास इंडिफरेंस कर्व था, कोई और मीन के 2-3 थ्योरीज थी जो हमने उस पर थ्योरम पर भी डिस्कशन की। तो इसमें हमने जस्ट आपकी जो इकोनोमेट्रिक्स की शॉर्ट सी टर्म्स हैं उनमें या उस पर ही हमने क्या करनी है, डिस्कशन करनी है। ओके, अब एम्पिरिकल जो टूल्स है वो किस चीज़ पे बेस कर रहा है, दो चीज़ों पे बेस कर रहा है। एक अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, और दूसरा जो है वो आपके पास इकोनोमेट्रिक टेक्निक्स। तो मैंने ये कहा कि जो आपके पास ये सेकंड चैप्टर है ये किस चीज़ पर बेस कर रहा है, दो चीज़ों पर। आपने पहले जो थ्योरेटिकल टूल्स पढ़ा उसमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ा, आपकी पब्लिक फाइनेंस क्या कहती है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं। तो जो इसमें है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, आपके बेसिकली हम अब उस थ्योरेटिकल का प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं कि आपकी जो थ्योरेटिकल बेस थी अब वो प्रैक्टिकल कैसे आप उसे देख करें, ऑब्जर्व करें, आपकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है। ओके, आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है एम्पिरिकल टूल्स के बारे में लिखी गई, द यूज ऑफ डाटा एंड द स्टैटिकल methodologies to measure the impact of government policy on individual and markets। अब जो आपके पास है, एक आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा है, सेकंड क्या, इकोनोमेट्रिक टेक्निक। अब अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा और इकोनोमेट्रिक टेक्निक का हमने इम्पैक्ट किस चीज़ पे देखना है, इम्पैक्ट हमने दो चीज़ों पे देखना है। फर्स्ट आपके पास क्या है, इंडिविजुअल प्रेफरेंस, and second impact on markets। ठीक है जी, ये हमारे दो पॉइंट्स हैं। पहले हमने क्या किया कि थ्योरेटिकल टूल्स को हमने एक्सप्लेन किया। थ्योरेटिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो है वो किस चीज़ पे बेस कर रहा था, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा और सेकंड क्या थी, इकोनोमेट्रिक टेक्निक। अब इकोनोमेट्रिक टेक्निक और अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा की बेस पे हमने क्या करना है, इन दो चीज़ों का या आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनका हमने क्या करना है, देखना है कि इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे उसका असर क्या जा रहा है, और आपके जो इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स और मार्केट्स पे उसका असर क्या जा रहा है। इंडिविजुअल प्रेफरेंस जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, इसे आपने किस चीज़ से मेजर किया था, आपके इंडिफरेंस कर्व थ्योरी से। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व से। और इम्पैक्ट ऑफ मार्केट्स में आपने क्या देखा था, इम्पैक्ट ऑफ मार्केट में आपने जस्ट एक चीज़ देखी थी जो आपके पास कंपैटिटिव मार्केट थी। ठीक है जी, कंपैटिटिव मार्केट। कंपैटिटिव मार्केट में जस्ट हमने कौन सी एग्जांपल ली थी, आपकी परफेक्ट कंपटीशन की। ओके जी, ये हम मेन के प्रीवियस जो हमने रिवाइज किया अपना लेक्चर कि आपके पास इंडिविजुअल प्रेफरेंस आपने किस चीज़ से देखी, वो इंडिफरेंस कर्व से देखी थी,
और जो इम्पैक्ट ऑन मार्केट्स में आपने जस्ट कंपेटिटिव मार्केट की बात की है, और कंपेटिटिव मार्केट में क्या है आपके पास परफेक्ट कंपटीशन है। ये मीन के आपने शॉर्ट फॉर्म में मीन के एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की आपके जो थ्योरेटिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में many of these tools were developed more recently than the classical analysis of the utility maximization market equilibrium. ओके जी, आप यहाँ पे वो आपके क्लासिफाई करने जा रहे हैं कि ये जो आपके पास एम्पिरिकल टूल्स हैं, इसमें फर्स्ट आपने जो प्रीवियस स्टडी या आपका प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 था, उसमें आपने क्या किया था, उसमें क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में आपने दो नेम सुने थे, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। ठीक है जी, ये आपने दो नेम सुने थे, एक आपके पास एडम स्मिथ था और दूसरा क्या था, डेविड रिकार्डो। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रेफर किया था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो, इंक्रीज कर जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रेड पे बेस करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले जो आपके इकोनॉमिस्ट थे वो कौन से थे, मर्केंटलिस्ट थे, जो क्या कहते थे कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड पे बैरियर्स लगाने चाहिए। ट्रेड में अगर आप करना चाहें तो जस्ट आप एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट ना करें, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरे कंट्रीज जो हैं उनके जो प्रीशियस मेटल्स हैं वो आपके कंट्रीज में मूव करेंगे रिजर्व की बेस पे। तो आपको क्या करना चाहिए, आप ट्रेड को प्रेफर ना करें एज अकॉर्डिंग टू योर मर्केंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। जो आपके पास क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है उसने ट्रेड को प्रमोट किया। ओके, तो हमने ये देखा कि आपके पास जो प्रीवियस चैप्टर था थ्योरेटिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, वो किस चीज़ पे, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पे बेस कर रहा था, और वहाँ से हमने क्या किया था, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया, रोल ऑफ इक्विटी देखी, आपके पास जो कंपेटिटिव मार्केट थी वो आपको क्या कह रही थी, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस की थी। अब जो है हम मेन के वो अगेन मैं रिवाइज कर दूं कि एम्पिरिकल टूल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें देखें कि ये हमने मेन के आपके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया और यहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट मीन के क्लासिकल एग्जांपल वर्सेस आपके पास क्या है, वर्सेस नंबर 2 जो है वो आपके पास एम्पिरिकल टूल्स है। ठीक है जी, ये एम्पिरिकल टूल्स वर्सेस क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट हमारा मेन के फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अगर मेन के अगर क्वेश्चन भी आपको दिया जाए पेपर में तो आप लोगों ने कैसे उसे मेन के राइट अप करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि प्लीज डिफरेंशिएट द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड एम्पिरिकल टूल्स टू अटेन द सोशल वेलफेयर और समथिंग एल्स। ठीक है जी, ये इसी तरह आपका मेन के क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम इसका कंपैरिजन देखने जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे दो बातें की जा रही। एक आपके पास क्लासिकल एग्जांपल्स हैं और दूसरे क्या है, एम्पिरिकल टूल है। ठीक है जी, अब ये दोनों जो है ये किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, एक आपके यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पे एंड सेकंड वन आपके पास क्या है, कंपैरेटिव मार्केट पे। ठीक है जी, ये दो चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, एक आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पे और सेकंड क्या है, कंपैरेटिव मार्केट पे। अब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या है वो हमने मीन के इनिशियल चैप्टर में, चैप्टर 2 में जब हमने थ्योरेटिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस की तो उसे हमने किस चीज़ से मेजर किया था, इंडिफरेंस कर्व से। और जो कंपेटिटिव मार्केट थी उसे हमने किस चीज़ से मेजर किया था, आइडियलाइज्ड इकोनॉमी से या आइडियलाइज्ड मार्केट। आइडियलाइज्ड मार्केट जो थी आपके पास वो कौन सी थी, आपके पास परफेक्ट कंपटीशन। ठीक हो गया जी।
ये मीन के हमारा सिनेरियो है जिसमें हमने इसमें अब डिफरेंशिएट करना है, एक दूसरे को देखते हैं क्या होता है. While there are the also imperfect to explain the maximum utilization of the consumer of producer. Okay, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन टूल्स और क्लासिकल एग्जांपल के होते हुए भी हम जो है वो इनकन्वीनियंट रहते हैं. मीन के परफेक्ट हम नहीं कह सकते कि आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन होगी है या नहीं होगी, क्योंकि जो आपके क्लासिकल एग्जांपल्स हैं वो जस्ट थ्योरी है. मीन कि ये आपकी इकॉनमी को करना चाहिए. अब जो आपके पास एम्पिरिकल टूल्स हैं वो क्या करेंगे, इनको एग्जैक्ट बताएंगे कि क्या आपके जो कंज्यूमर है उसने मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव की है, या जो दूसरा प्रोड्यूसर है क्या उसने मैक्सिमम जो है आउटपुट अचीव की है. जब वो इनपुट देगा और आपके जो कंज्यूमर है वो इनपुट परचेज करेंगे, तो जब आपके पास कंपेटिटिव मार्केट में सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि अब आपका सोशल वेलफेयर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया. तो मीन के ये आपके पास जो एम्पिरिकल टूल्स है ये भी किसके लिए है कि आपके हाउ टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर. ठीक है जी, कि हाउ टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर. मीन के ये चीज़ अब हम अपने डेटा की हेल्प से या मीन के एम्पिरिकल टूल्स मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज की हेल्प से हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि वाकई ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा. ओके, यहाँ पे एग्जांपल दी जा रही है आपके टैफ की. टैफ या आपके जो पाकिस्तान में है वो क्या है, बेस्ट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट. कि अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दी जाए तो फिर क्या इकॉनमी आपकी या आपके जो लोग हैं या आपके जो वुमेन है जिसको ये बेस्ट मिल रही है क्या वो ट्राई करती है कि मैं मज़ीद अर्निंग करूं या वो लेयर की तरफ मूव करती है. अब इसकी बेस पे हमने क्या करना है, डेटे को एक्सप्लेन करना है या अपने मीन के फर्दर टॉपिक को एक्सप्लेन करना है. अब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको दो टर्म्स का पता होना चाहिए. एक आपके पास होती है कॉजेशन और दूसरी होती है कोरिलेशन. ठीक है, एक होती है आपके पास कॉजेशन और दूसरी क्या होती है, कोरिलेशन. ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है कि आपके जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपके ख़वातीन को जो इमदाद दी जा रही है क्या वो लेयर की तरफ मूव कर रहे हैं या वो मज़ीद वो काम करना चाहती हैं. अगर वो नहीं करना चाहती या कर रही हैं तो इसका डिसीजन किसकी बेस पे होगा, आपकी कॉजेशन एंड कोरिलेशन. नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, कॉजेशन वर्सेस कोरिलेशन. ठीक है जी, अब फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं कोरिलेशन को. कोरिलेशन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ टू वेरिएबल्स विद ईच अदर. ठीक है, कि आपके जो दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हम इसमें कौन से ले रहे हैं, एक आपके पास जो आपको मीन के फ्रिंज बेनिफिट दिए जा रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से इमदाद दी जा रही है, वो क्या है आपके लिए वजीफ़ा है जो विदाउट आप मीन के एम्प्लॉयड आपको वो चीज़ दी जा रही है. एक वो चीज़ हो गई और दूसरी आपके पास क्या, लेयर. तो ये जब ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ मूव करते हैं, दोनों इंडिकेटर एक दूसरे के साथ मूव करते हैं तो वो क्या होती है आपके पास, कोरिलेशन. अब कॉजेशन क्या होती है, कॉजेशन आपको हम सिंपल मीन के उसमें एक्सप्लेन करना चाहें तो आपके पास कॉजेशन क्या होती है, ओनली इफ वन वेरिएबल काज द मूवमेंट ऑफ इन अनदर वेरिएबल. कि एक वेरिएबल की वजह से अगर दूसरे वेरिएबल में मूवमेंट आ जाए तो वो क्या होती है, काज होती है. अब इसको हम फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि आपने क्रॉप कल्टीवेट की है, फॉर एग्जांपल वीट. जब आपने क्रॉप कल्टीवेट वीट की है तो आपने देखा है कि रेन हो गई है. अब बारिश होने की वजह से अगर आपकी कल्टीवेशन या आपकी क्रॉप है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ये आपकी काज है. काज क्या बनी है, आपकी कल्टीवेशन को ख़राब करने के लिए आपकी जो रेन थी, कि रेन की वजह से आपकी जो क्या हुई है, मीन की कल्टीवेशन या आपकी जो फसल है वो डिस्टर्ब हुई है. तो मीन की आपकी रेन क्या थी, वो काज बनी थी. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इफ वन वेरिएबल काज
the movement of another variable. If one variable cause the movement of an other variable is called as causation. ठीक है जी, ये मीन के क्या था आपके पास, काजेशन का कंसेप्ट था, काजेशन और आपके पास क्या थी, कोरिलेशन। अब कोरिलेशन और काजेशन, अब जो काजेशन है ये तीन टाइप्स की होती है। काजेशन, टाइप्स ऑफ काजेशन या कॉजेलिटी, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कॉजेलिटी, फर्स्ट है आपके पास यूनिडायरेक्शनल कॉजेलिटी, सेकंड है आपके पास बाई डायरेक्शनल, एंड थर्ड है आपके पास नो कॉजेलिटी। ठीक है जी, ये तीन टाइप्स की आपके पास कॉजेलिटी की अकसाम है। फर्स्ट आपके पास क्या है, यूनिडायरेक्शनल कॉजेलिटी, सेकंड आपके पास क्या है, बाई डायरेक्शनल कॉजेलिटी, एंड थर्ड वन क्या है आपके पास, नो कॉजेलिटी। अब आपके पास यूनिडायरेक्शनल कॉजेलिटी क्या होती है, इसे आप क्या कहते हैं, वन वे रिलेशन कहते हैं, वन वे रिलेशन। ठीक है, बाई डायरेक्शनल कॉजेलिटी क्या है, ये आपके पास टू वे रिलेशन है। ठीक है, एंड नो कॉजेलिटी मीन के ना वन वे डायरेक्शन आपकी कॉजेलिटी है, ना टू वे रिलेशनशिप उनमें वेरिएबल्स के दरमियान में आ जाए। तो ये मीन के आपने यहाँ से फाइंड मीन के इनको देखें कि आपके पास टाइप्स ऑफ कॉजेलिटी क्या है। अब मैं इनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आपके पास यूनिडायरेक्शनल कॉजेलिटी क्या होती है। यूनिडायरेक्शनल कॉजेलिटी ये होती है कि फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन ड्राइव करते हैं कि आपके पास जो है जीडीपी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ये मैंने एक फंक्शन ड्राइव किया है कि आपकी जो जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे। कि अगर आपके जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या कर रही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे, तो यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप क्या होगा कि जो आपके पास जीडीपी है वो ग्रेंडर कॉज कर रही है यूनिडायरेक्शन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को। कि मीन के जीडीपी जो है वो बायस है कि आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़े। अगर हम बाई डायरेक्शनल की बात करें तो ये क्या होगा, जीडीपी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मीन के आपकी जो जीडीपी है वो एक टाइम में आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ा रही है, तो दूसरे टाइम में आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी कॉज बन रही है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े। और थर्ड वन क्या है आपके पास, नो कॉजेलिटी मीन के जीडीपी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मीन के इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जा रहा कि जो जीडीपी है वो लेबर फोर्स को नहीं बढ़ा रही और लेबर फोर्स जो है वो जीडीपी को नहीं बढ़ा रही। तो हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास यूनिडायरेक्शनल है, ये आपके पास क्या है, बाई डायरेक्शनल है, जिसको हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, अब जो आपके पास है वो हम अपने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है उसमें हमने देखने जा रहे हैं कि आपके जो काजेशन है वो क्यों हो रही है या क्यों नहीं हो रही। उसमें ये देखें आपके पास हम अजम्पशन बनाते हैं कि आपके पास फर्ज करते हैं कि जो ए फैक्टर है हम जीडीपी रखते हैं एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अब जीडीपी क्या है आपके पास ए है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है बी। आपकी बुक में ये कहा गया है कि हम फर्ज करते हैं कि जो
एक है वो कॉज बन रहा है बी के लिए कि ए कॉज फॉर बी, कि ए में चेंज आने की वजह से आपका बी बढ़ रहा है, कि चेंज इन ए इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बी। ठीक है, कि चेंज ए में चेंज आने की वजह से आपका क्या हो रहा है, बी में इजाफा हो रहा है। सेकंड अल्टरनेटिव वो कहते हैं कि चेंज इन बी कॉज फॉर ए इंक्रीज, कि आपका ए जो है वो बी की वजह से इंक्रीज हो रहा है। और तीसरा वो कहते हैं कि आपके पास ए और बी जो है वो किसी और फैक्टर की वजह से चेंज हो रहे हैं। मेन के हम सी रख लेते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के साथ हम सी में रखते हैं आपकी फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये सी है। अब थर्ड कंडीशन है कि ए और बी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे, ना एक दूसरे में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि क्या हो रहा है, आपके जो ए और बी में चेंज आ रही है वो किसी और फैक्टर सी की वजह से आ रही है। ये मीन कि यहाँ पे तीन कंडीशन आपकी कॉजेलिटी की दी गई है कि या ए में चेंज आने की वजह से बी चेंज हो रहा है, या बी में चेंज आने की वजह से ए चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, या फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि ए और बी किसी वजह से चेंज नहीं हो रहे, अपने एक दूसरे की वजह से चेंज नहीं हो रहे, बल्कि वो अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रहे हैं। ये मीन कि हमने यहाँ से ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है द प्रॉब्लम ऑफ बेस्टनेस। अब आप इकोनोमेट्रिक्स में देखेंगे कि आपके पास एक अजम्पशन होता है ब्लू, बेस्ट लीनियर अनबेस्ट एस्टिमेटर। ठीक है, ब्लू ये क्या होता है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है जी, बेस्ट लीनियर अनबेस्ट एस्टिमेटर। अब ये जो बेस्ट लीनियर अनबेस्ट एस्टिमेटर है ये दो तीन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से आपको क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ से हम सिंपली आपकी एक इक्वेशन ड्राइव करें। इक्वेशन जैसे ही ड्राइव करेंगे तो हम ये देखेंगे ब्लू एस्टिमेटर क्या होता है आपके पास, बेस्ट लीनियर अनबेस्ट एस्टिमेटर क्या होता है। अच्छा जी, लीनियर क्या होता है, फर्स्ट हम एक्सप्लेन करना चाहें लीनियर, कि लीनियर आपका वो फंक्शन होता है जिसकी पावर जो अगर उसके वेरिएबल्स हैं या उसके पैरामीटर्स हैं उसमें क्या हो, उसकी जो पावर है वो क्या हो, एक से ज़्यादा ना हो। मीन के हम फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास कोई प्रोडक्शन फंक्शन है, क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, तो हम ये देखते हैं कि जो आपके पास फंक्शन ऑफ लेबर है वो 0.3 होना चाहिए एंड कैपिटल जो है 0.7, मीन के दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो फिर हम क्या कहेंगे, आपके जो है वो लीनियर है। ठीक है जी। अनबेस्ट क्या होता है, अनबेस्ट होता है मीन के किसी की जानिबदारी आपने नहीं करनी, मीन के किसी को प्रेफर नहीं करना। वो कैसे प्रेफर किसी को नहीं करना होता, प्रेफर किसी को इस तरह नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में आप क्या करते हैं, किसी को अगर सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो मीन के आप बायस हो गए। बायस क्या है कि किसी की तरफदारी आपने या किसी की तरफ आप झुक गए कि मैंने इसको सपोर्ट करना है, तो मीन के बायस है। अब ये अनबायस्ड होता है, मीन के ये किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से या दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलके आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर अफेक्ट नहीं कर रहा तो वो क्या होता है, अनबायस्ड होता है। ठीक है, ये मीन के हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आपके पास बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। तो मीन के आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, द प्रॉब्लम ऑफ बेस्टनेस। प्रॉब्लम ऑफ बेस्टनेस से मीन के आगे चलते हुए उससे पहले हमने दो चीज़ें मीन के एक्सप्लेन करनी है। एक आपके पास ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, दूसरा क्या होता है, कंट्रोल ग्रुप। ठीक है जी, टॉपिक है आपके पास द प्रॉब्लम ऑफ बायस। इसमें फर्स्ट क्या है आपके पास, ट्रीटमेंट ग्रुप, और सेकंड आपके पास क्या है,
कंट्रोल ग्रुप। ठीक है जी, दूसरा कौन सा है? कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, ये दो टाइप्स के आपके पास ग्रुप हैं जिनमें हमने बायसनेस को डील करना है। अच्छा, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? द सेट ऑफ इंडिविजुअल हु आर सब्जेक्ट टू एन इंटरवीन या इंटरवेंशन के मीन के एक ऐसा ग्रुप जिसको सब्जेक्ट के तौर पर ये लिया जाए कि वो उसमें मीन के इंटरवेंशन किसी तरफ से हो रही है, सच एज आपकी जैसे गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है या उनकी मीन के मेडिकल ट्रीटमेंट की जाती है, तो वो क्या आपके पास ट्रीटमेंट ग्रुप है। दूसरा क्या होता है? कंट्रोल ग्रुप, सेट ऑफ इंडिविजुअल कंपेरेबल टू द ट्रीटमेंट ग्रुप के कंट्रोल ग्रुप कौन सा होगा जिसे हम कंपेयर कर सकें आपके ट्रीटमेंट ग्रुप के। मीन के फॉर एग्जांपल एक आपके पास हायर इनकम लोग हैं और दूसरे क्या है आपके पास लोअर इनकम है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी अडॉप्ट करती है कि हम क्या करें, ट्रीटमेंट किन की करें जो आपके लोअर इनकम है, लोअर इनकम को वो सपोर्ट करके फिर अगर वो उनका कंपेयर करें तो वो क्या होता है फिर आपके पास कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप कौन से हैं? जो हायर इनकम है, फिर उनका क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है जब आपकी गवर्नमेंट लो इनकम पीपल्स को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, फिर उनका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? आपके हायर इनकम के साथ। तो वो क्या होते हैं आपके पास? कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप मीन के हाई इनकम पीपल जो आपके पास है। ओके, तो आपके पास बायसनेस की मैंने बात की, उसमें हमने ट्रीटमेंट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप की हमने बात की। ये दो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की है कि आपके पास कंट्रोल ग्रुप होता है और दूसरा कौन सा ग्रुप होता है आपके पास? एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है। तो ये चीज़ें हम अभी तक डिस्कस किए जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आपकी इकॉनमी में और हम कैसे आपके मूव कर रहे हैं या आपकी जो पब्लिक फाइनेंस है वो कैसे मूव कर रही है। तो हम इनके इनिशियल अपना जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम किसकी तरफ जा रहे हैं? आपके पास एस्टिमेटिंग द कॉजेशन विद द डाटा वी एक्चुअली गेट। अब इनके अपने डाटा की बेस पे हम क्या करने जा रहे हैं? एस्टिमेशन करने जा रहे हैं कि अब क्या आपकी इकोनॉमी में हो रहा है। ओके, एस्टिमेटिंग द कॉजेशन। ठीक है जी, एस्टिमेटिंग द कॉजेशन विद डाटा वी एक्चुअली गेट के उसकी डाटा की बेस पे हम क्या करने जा रहे हैं? अपने कॉजेशन या कॉजेलिटी को हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं। ओके, अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये फर्स्ट आपके डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशनल डाटा पे। ठीक है जी, कि आपका डाटा जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी बेस पे आप एस्टिमेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि कुछ मीन के जो लोग हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप क्या देखते हैं कि उनके जो लंग्स हैं या उनको डिजीज़ हो रही हैं और दूसरे जो है क्या उनको भी डिजीज़ हो रही है नहीं हो रही। तो आप क्या करते हैं? दोनों के मीन के सैंपल इकट्ठे करते हैं, मीन के ऑब्जर्वेशनल डाटा लेते हैं और फिर क्या करते हैं? उनके टेस्ट करवा के आप अपना कंक्लूड करते हैं कि क्या ये दोनों ग्रुप अफेक्ट हो रहे हैं या मीन के स्मोकिंग करने वाले और स्मोकिंग ना करने वाले दोनों अफेक्ट हो रहे हैं या जस्ट एक जो स्मोकिंग कर रहा है वो अफेक्ट हो रहा है। अब ये किस चीज़ पे बेस करता है? ये आपके बेस करता है टाइप्स ऑफ डाटा पे। टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा में कितने टाइप्स हैं आपके पास? बेसिकली जो है वो 3 टाइप्स हैं आपके पास। एक आपके पास है टाइम सीरीज डाटा, सेकंड आपके पास है क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड आपके पास है पैनल डाटा। ठीक है जी, अब टाइम सीरीज डाटा क्या होता है? टाइम सीरीज में क्या होता है कि आप
रीजन मीन के फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप कंट्री जो है वो एक रख लेते हैं और जो आपके डाटा होते हैं उसमें क्या होती है वेरिएशन आती है। फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज की मैं अगर एग्जांपल लूँ तो ये क्या होगा, रीजन में आपका पाकिस्तान होगा और जो सीरीज होगी मीन के ओवर द टाइम वेरिएशन मीन के आपके रीजन जब फिक्स हो मीन की एक रीजन हो और उसमें टाइम वेरिएशन हो तो वो आपके पास क्या होता है टाइम सीरीज। मीन के मैं डाटा ले लेता हूँ 1990 से 2017 तक, तो ये जो आपके 1990 से 2017 तक टाइम वेरिएशन है ये क्या आपको बता रहा है मीन आपकी टाइम सीरीज डाटा है। क्यों? क्योंकि आपने कंट्री एक रखा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम ऑफ टाइम सीरीज क्या होता है। आपके पास प्रॉब्लम ऑफ टाइम सीरीज ये है कि जस्ट ये एक मीन के सीक्वेंस को एक्सप्लेन करता है, कोई मजीद इसमें मीन के कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो मीन के हम जिसकी बेस पे कहें कि ये इसके एडवांटेज है। वैसे आपकी बुक ने एक एडवांटेज भी दिया है कि एडवांटेज आपके टाइम सीरीज का ये है कि ये शॉक्स के बारे में बताता है कि मीन के हम फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास हमने डाटा लिया 1800 से 1930 तक। अब ये क्या बता रहे हैं, शॉक आपको बता रहे हैं कि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट डिप्रेशन से फिर हमने डाटा लिया आपके 2006 तक, 2007 में फिर आपके पास ग्रेट रिसेशन आया। तो ये मीन कि आपको टाइम सीरीज जो है वो शॉक्स के बारे में बताता है। ओके, ऐसे हम आगे चलते हैं तो आपके पास जो है पैनल डाटा के बारे में। पैनल डाटा क्या होता है? पैनल डाटा कंटेन ऑब्जर्वेशन ऑफ मल्टीपल फिनोमेना ऑब्टेन ओवर द मल्टीपल टाइम पीरियड, कि जो आपके पास मल्टीपल पैनल डाटा होता है वो दो चीज़ें रखता है। एक तो मल्टीपल फिनोमेना ऑब्टेन मीन के मुख्तलिफ वेरिएबल्स का डाटा ओवर द मल्टीपल टाइम पीरियड मीन के मुख्तलिफ टाइम पीरियड में, और फॉर द सेम फर्म और इंडिविजुअल मीन के आपके सेम फर्म या इंडिविजुअल के लिए जब वो किया जाए तो फिर क्या होता है आपके पास पैनल डाटा। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि पैनल डाटा, अब आपके पास जो मेन के मल्टीपल फिनोमिना ऑब्जर्व, मल्टीपल फिनोमिना क्या है वो हम फर्ज कर लेते हैं। आपके पास जीडीपी है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, ह्यूमन कैपिटल है, ये हो गया आपके पास मल्टीपल फिनोमिना। आगे है ऑब्टेन ओवर द मल्टीपल टाइम पीरियड। मल्टीपल टाइम पीरियड क्या है कि जीडीपी का हम डाटा 1990 से 2017 तक लेते हैं, इसका भी 1990 से 2017 तक लेते हैं, इसका भी 1990 से 2017 तक। ये दूसरी कंडीशन है। अब तीसरी क्या है, फॉर द सेम फर्म्स और इंडिविजुअल। फर्म्स अब कौन सी है, मैं फर्ज करता हूँ हमारे पास 5 कंट्रीज हैं। 5 कंट्रीज क्या है वो कौन से हैं, साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज में कौन कौन से 5 है आपके पास, पाकिस्तान, ठीक है, और उसके बाद चाइना, इंडिया, ETC, ठीक है। अब आपने पैनल डाटा को कैसे एक्सप्लेन किया कि आपने मुख्तलिफ फर्म्स ली, मीन के लिए आपके पास एशियन कंट्रीज हो गए, उनमें मुख्तलिफ आपने फिनोमिना लिया, मीन के ये आपके पास वेरिएबल्स हैं, और ओवर द टाइम मीन के उनका डाटा का जब कंपैरिजन किया तो आपके पास क्या है, पैनल डाटा है। अब क्रॉस सेक्शनल क्या आपके पास है, क्रॉस सेक्शनल आपको क्या बताता है, मीन्स कंपेयरिंग मैनी इंडिविजुअल एट वन पॉइंट इन अ टाइम। क्या आपके पास फॉर एग्जांपल ये टाइम सीरीज था, अब हम इनको क्या करें, टाइम सीरीज को चेंज कर दें, सॉरी पैनल को चेंज कर दें कंट्रीज वाइज। मीन के एक हमारे पास पाकिस्तान था, इसका हम अलहदा एनालिसिस करें, दूसरा हमारे पास चाइना था, इसका हम अलहदा एनालिसिस करें, तीसरा हमारे पास इंडिया था, इसका हम अलहदा एनालिसिस करें टाइम सीरीज बना के, तो वो फिर क्या हो जाएगा आपके पास क्रॉस सेक्शनल डाटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने कंपैरिजन यहाँ से बड़ी अच्छी तरह समझ लेना है कि टाइम सीरीज, पैनल और क्रॉस सेक्शनल डाटा में क्या डिफरेंस है। ये मैंने विद एग्जांपल आपको करवा दिया है। ओके, अब यहाँ पे आपकी जो डायग्राम है 3.1 टाइम सीरीज के बारे में है, इसमें वो दो चीज़ें ले रहे हैं। एक आपके पास मैक्सिमम मंथली बेनिफिट ले रहे हैं कि आपके पास जो मैक्सिमम मंथली बेनिफिट आ रहा है
एक उसका कर्व यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, और दूसरा क्या है, हॉर्स वर्क पर ईयर, कि जो आपके एक साल में मीन के आप कितने घंटे काम करते हैं। अगर आपके पास वो कहते हैं कि बेनिफिट एक्सीड कर दें आपके मीन के बेनिफिट ग्रेटर देन आपके किस चीज से हो जाए, काम करने के घंटों से, तो फिर क्या होता है, वो कहते हैं कि आपके क्या होता है, आप लेयर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन कि आप किसको प्रेफर करेंगे, लेयर को। और फिर एक आपके पास ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये आपस में दोनों इक्वल हो जाते हैं, और थर्ड पॉइंट में क्या हो जाता है, ये लेस हो जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं, एक मीन के एक रैशनल कंज्यूमर जो वो क्या करेगा, फिर वो वर्क को प्रेफर करेगा और बेनिफिट तब लेगा जब वो मीन के मैक्सिमम वर्क आउट करेगा। ठीक है ना। ओके, इसके बाद उन्होंने मीन के आपकी नेक्स्ट डायग्राम जो 3.2 है उसमें यूज स्मोकिंग रेट और आपके पास रेट प्राइस ऑफ द सिगरेट, मीन कि आप ये दोनों का कंपैरिजन किया है कि अगर आपके पास जो सिगरेट का रेट है वो लो होगा तो आपके जो यूथ है वो मैक्सिमम सिगरेट की कंज्यूम करेगी, और इसी तरह अगर आपके जो सिगरेट की प्राइस है, प्राइस ऑफ सिगरेट जो है वो एक्सीड कर जाती है तो फिर, या मीन की इन्हेंस कर जाती है, तो फिर आपके जो यूथ है उनकी जो स्मोकिंग वो पर मीन के स्मोकिंग रेट उनका क्या हो जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपको रेगुलेशन के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। रेगुलेशन के एक्सप्लेनेशन में आपके पास दो चीजें रिप्रेजेंट की जा रही है। ये देखिए, ये आपकी रेगुलेशन लाइन है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब जो बी पॉइंट है, अब आपके जो एक्स एक्सिस है उस पर टैप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मेन के आपके पास बिस्प है, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो लेबर सप्लाई है। अब यहाँ पे ना दो खवातीन का आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है, ए और बी पॉइंट पे। यहाँ पे एक जो है वो एक मीन के आपके पास बिस्प लेने वाली खातून है, और बी पॉइंट पे क्या है, वो दूसरी आपके पास जो है वो बिस्प या बेनजीर इनकम सपोर्ट लेने वाली खातून है। अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास, अब देखें जी, अब जो आपके पास ए पॉइंट है वो क्या कर रही है, वो कुछ ना कुछ क्या कर रही है, प्रेफर कर रही है, मीन के उसने लेबर सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे दो खवातीन पे कंपैरिजन है, ये देखेंगे ये जो है ये इतना मीन के फॉर एग्जांपल 4 यूनिट देने के लिए तैयार है कि मैं लेबर सप्लाई 4 टाइम मीन के 4 घंटे या 2 घंटे हम इसे कह लें कि मैं जो लेबर सप्लाई है वो करना चाहती हूँ, और जो दूसरी और वो उसे टैप कितना मिल रहा है इस पोर्शन के साथ, इस पर मीन के उसे क्या मिल रहा है, बिस्प BISP बिस्प इस पोर्शन के साथ मिल रहा है। जब उसे इस पोर्शन के साथ मिल रहा है तो वो क्या कर रही है, 4 घंटे काम करने के लिए तैयार है, और दूसरी खातून जो है उसे इस पॉइंट पे बिस्प मिल रहा है, मीन के फुली वो फंडेड है, तो वो क्या करती है, वो जीरो, वो कहती है कि मैंने काम ही नहीं करना, मीन के वो किस चीज को प्रेफर करेगी, लेयर को। ठीक है, एंड नो वर्क, वर्क को बिल्कुल प्रेफर नहीं करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास लगा दिया है। और वो क्या प्रेफर करेगी, आपके लेयर को। क्यों? क्योंकि उसे जो मीन के इनकम है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा मिल रही है, या पूरी मीन के उसे सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से वो कमाना ही नहीं चाहती। ठीक है जी, ये मीन के आपको रेग्रेशन लाइन बता रही है। अभी हम रेग्रेशन लाइन को मजीद एक्सप्लेन करेंगे। रेग्रेशन लाइन अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि आपके पास रेग्रेशन लाइन है क्या। रेग्रेशन लाइन क्या है? द लाइन विच मेजर्स द बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें, सिंपल लीनियर रेग्रेशन लाइन या रेग्रेशन मॉडल, तो हम इसे अपनी इकोनोमेट्रिक्स में डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द रिलेशनशिप between
1 and independent variable is called as simple linear regression model। ठीक है जी, ये क्या है, अगर हम कहें कि किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान अगर रिलेशनशिप पाया जा रहा है तो वो क्यों रेग्रेशन लाइन आप कौन सी एक्सप्लेन कर रहे थे, सिंपल लीनियर रेग्रेशन लाइन या सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल, द लाइन विच मेजर द बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू द रिलेशनशिप। मीन के जो बेस्ट रिलेशनशिप को मेजर करती है किन दो वेरिएबल्स के दरमियान, वो लाइन क्या कहलाती है, आपकी रेग्रेशन लाइन कहलाती है। ठीक है जी, अब रेग्रेशन लाइन को उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया है कि आपके पास जो लेबर सप्लाई थी और आपके पास जो बेस्ट था उससे एक्सप्लेन उन्होंने कोशिश की है कि हमने कैसे एक्सप्लेन करें। आपकी फिगर 3.4 जो कि आपने करनी है, देखनी है कि वो आपको कैसे वहाँ से एक्सप्लेनेशन आपकी हो रही है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है आपके पास कुछ मीन के आपके जो क्रॉस सेक्शन है, आपके पास जो टाइम सीरीज है, उसके प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके क्रॉस सेक्शन के लिहाज से, आपके टाइम सीरीज के लिहाज से, और पैनल को जो है वो एडवांटेज क्यों हासिल है। ठीक है जी, ये अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आपकी गुजराती की इकोनोमेट्रिक्स है, उसमें चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 है, उसमें उन्होंने मीन के बड़ी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि टाइम सीरीज और आपके क्रॉस सेक्शन में क्या मीन के ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से पैनल जो है वो इन दोनों डाटा पर क्या है, डोमिनेंट है। जब ये दोनों डाटा में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है तो फिर हम क्या करते हैं, आपके पैनल डाटा जो है उसको हम रन करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो पैनल डाटा है वो क्या हो, आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे। ठीक है जी, जब एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं, और आप उसी एक्यूरेट रिजल्ट की बेस पे आप क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी सजेशन देते हैं एज अ पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट। फिर आप क्या करेंगे, उसी की बेस जो आपके पास रिजल्ट्स हैं उसी की बेस पे आप क्या करेंगे, मेन पॉलिसी सजेशन देंगे। ओके जी, मे बी हमारा जो ये चैप्टर था यहाँ पे हम वाइंड अप करने जा रहे हैं अपना कि मेन जितना भी मेन के हमने पढ़ा है इसमें एम्पिरिकल टूल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस में। तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर है वो हम इस पे करेंगे, सिंपल लीनियर रेग्रेशन लाइन पे। सिंपल लीनियर रेग्रेशन लाइन पे हम क्या करेंगे, उसमें उसकी हम डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ मीन के अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्क करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल प्लस इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल वर्क में हमने क्या करना है, इनको देखना है कि आपके पास जो सिंपल लीनियर रेग्रेशन है, हम वो रेग्रेशन लाइन कैसे रन करेंगे और कैसे हमारे पास रिजल्ट आएंगे। हम मीन के शायद ये प्रैक्टिकल वर्क मीन के लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, और या फिर हम क्या करेंगे, जस्ट पहले इन्हें ड्राइव करेंगे, ड्राइव करके फिर हम क्या करेंगे, उसे एक प्रैक्टिकल के तौर पे मीन के हम उसे रन करेंगे अपने सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर मीन के हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेटा कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसकी बेस पे हम देखेंगे कि आपके जो टैप है और आपकी जो लेबर सप्लाई है उसमें क्या रिलेशनशिप पाया जा रहा है। आपने बेसिकली जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें क्या पढ़ी थी, बजट लाइन और इंडिफरेंस का। अब ये भी वही चीज़ है जो रेग्रेशन लाइन है, बेसिकली यहाँ पे बजट लाइन है, और बजट लाइन की बेस पे ही आप मीन के रेग्रेशन लाइन को मीन के रन करने की कोशिश करें, और वहाँ से आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो ये में भी जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में या मीन के जितना हम कंक्लूड इसे कर सकते थे वो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में किया है। कल जो हमारा मीन के नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा तो वो इसकी डेरिवेशन ऑफ लीनियर रेग्रेशन मॉडल पे होगा कि आपके लीनियर रेग्रेशन मॉडल की डेरिवेशन क्या है, और मीन के हम एक अपनी रेग्रेशन लाइन को कैसे रन कर सकते हैं, और कैसे हम मीन के अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट करके एज अ पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिस्ट हम उससे पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं या पॉलिसी सजेशन दे सकते हैं। ये मीन के हमने क्या करना है, कल जो है वो हमने डील करना है। तो होप सो कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने कंपाइल कुछ अच्छी तरह किया है, और जो आप मीन के लेक्चर ये सुनेंगे तो मीन के आपको ये चीज़ें मीन क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन वी विल
then we will discuss in our Zoom meeting, inshallah. Thank you.